बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कहानी पढ़ा रही हूँ स्मृति, और जिसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। संक्षेप में उसका सार बताते हुए मैं आगे के अंश को पढ़ाऊंगी। मक्खनपुर के डाकखाने में डालने के लिए लेखक के बड़े भाई ने 3 चिट्ठियाँ दी, जिसे बहुत आवश्यक बताया कि उसे मक्खनपुर के डाकखाने में डालकर आज की शाम की डाक से, ताकि वो निकल जाए। भयानक ठंड का समय था। लेखक अपने छोटे भाई को साथ में लेकर मक्खनपुर के डाकखाने में चिट्ठी डालने के लिए निकलता है। तो रास्ते में चिरपरिचित उसी रास्ते पर निरंतर आते जाते एक कच्चा कुआं मिलता था, जिसमें एक सांप गिर गया था। तो विद्यालय के रास्ते में होने के कारण प्रायः सारे लोग उसमें पत्थर मारते, सांप फुफकारता। उसके फुसकार सुनकर के वो बहुत प्रसन्न होते। उस दिन भी उसी तरह रोज की आदत से मक्खनपुर जाते समय छोटे भाई के साथ रास्ते में जब वो कुआं पड़ा तो उनके मन में आया कि इसमें ढेला मारना चाहिए। और अचानक कुएं में उझकते हुए, झांकते हुए उन्होंने टोपी उतारी कि कहीं गिर ना जाए, और वो भूल गए कि वो टोपी के नीचे 3 चिट्ठियां रखे हैं। और चिट्ठियां उड़ करके सीधे पहुंच गई उस कुएं में नीचे, जहां सांप बैठा था। अब प्रश्न उठता था कि उस चिट्ठियों को निकाला जाए, या भाई से झूठ बोल दिया जाए, या मौत को निमंत्रण देकर उस कार्य को किया जाए। छोटे भाई को तो पहले ही डर लग रहा था, तो उसने तो हिम्मत हार दी। वो धाड़े मार मार रो रहा था, लेकिन वो बड़े भाई ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि बस कुछ भी हो, चिट्ठियाँ तो निकालनी ही हैं। और अंत में जो 2 धोती दोनों भाई कान में बांधे थे, और जो दो धोती पहन रखे थे, और एक चने माँ ने भुजाने के लिए दिए थे, तो उसे लेते हुए 5 धोतियों को डेंग में बांधकर और डेंग के सिरे से डंडा बांधकर लेखक उसमें उतर जाते हैं। और अब आमने सामने सांप और लेखक दोनों ऐसे आमने सामने पैतरे बदल रहे थे जैसे खिलाड़ी एक दूसरे को परास्त करने के लिए पैतरे बदलते हैं। हिम्मत छूट गई थी, फिर भी उन्होंने कोशिश की, हार नहीं मानते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि बस वो किसी तरह से उस चिट्ठी को उठा लें और ऊपर पहुंच जाएं। तो उसके आगे के अंश पर मैं अब आ गई हूँ। थोड़ा 2 लाइन पहले से पढ़ती हूँ। सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, और उसने साथ साथ मुझे भी ले जाता। जब तक सांप ने वार न किया, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। मतलब सांप ने वार नहीं किया था, तो लेखक ने सोचा कि क्यों न उसे मारने का ख्याल छोड़ दिया जाए और किसी भी तरह से बस चिट्ठियाँ उठा ली जाए। तो ऐसे तो वो चिट्ठियाँ पाना ही लेखक के लिए आकाश कुसुम था। जितनी बार वो डंडा चलाने की कोशिश करते, उसमें स्थान कम था, और उसके फन के समीप का भाग न दबता तो वो पलटकर वार कर देता, काट लेता। एक चिट्ठी उनके पास पड़ी थी और 2 चिट्ठियां तो उसके सांप के ठीक पूंछ के नीचे दबी पड़ी थी।
इधर उधर मोर्चा पलटते हुए उन्होंने किसी तरीके से कोशिश की कि वो हर तरह से चिट्ठियां प्राप्त कर लें। डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया, ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। जो सबसे बड़ा सवाल लेखक के सामने खड़ा था वो ये था कि उन चिट्ठियों को उठाया कैसे जाए, कौन सा रास्ता अपनाएं कि चिट्ठियां उठा लूं, सांप वार भी न करे और मैं सुरक्षित भी बच जाऊं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। तो उन्हें क्या लगता है कि बस किसी तरह डंडे से उस चिट्ठी को सरकाते हैं, लेकिन सांप तो डंडा देखते ही फन चला देगा। तो उसे लगा कि ये भी बहुत कठिन है। यदि सांप टूट पड़ा तो चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर से फन को पकड़ लूं। अब उस जमाने में गांव में आए दिन सांप जो थे वो निकलते थे और उन्हें देखकर कपड़ा या कोई बोरा डाल के उसके मुख की तरफ से लोग उसे पकड़ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके पास तो एक बदन पर एक कुर्ता था, धोती वो पहले ही निकाल चुके थे, तो कोई और चीज़ थी नहीं जो सांप के फन पर डालकर उसे पकड़ने की सोची जाए और चिट्ठियां ले ली जाएं। तो ये भी बहुत कठिन काम था। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। या तो सांप को पूरी तरीके से मार देते या बिल्कुल ही उसको न छूते और चिट्ठियां लेने का रास्ता ढूंढते। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों रास्ते अपने में बहुत कठिन थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, मारना। पहला यानी मारना उनकी शक्ति के बाहर था, कोई भी उपाय नहीं था कि वो उसे मार पाते। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। तो अंततः उन्होंने सोचा कि किसी तरह से छेड़छाड़ करके दूसरे रास्ते से चिट्ठियां उठाने की कोशिश की जाती है। वही एकमात्र सहारा उनकी चिट्ठियों के लिए था। तो उन्होंने सोचा कि अब चिट्ठियां ही उठाते हैं। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी मिट्टी की ओर बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर मुड़ा। अब लेखक ने जैसे ही डंडे को सांप की दाईं ओर हल्का हल्का सरकाना शुरू किया और मिट्टी की ओर जरा जरा सा बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर मुड़ा, तब तक सांप ने गर्दन पीछे की ओर मोड़ करके आहट से ही उसने, चक्षुश्रवा तो होते ही हैं, आहट से ही उन्होंने सांप पीछे अपनी गर्दन मोड़ लेता है। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ाया। अब लेखक की हिम्मत की भी तो दाद देनी चाहिए कि इतनी कठिन विपत्ति में भी लेखक ने डंडा जो था वो चिट्ठी की तरफ बढ़ाया और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुफकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडा जैसे ही उनका चिट्ठी के समीप पहुंचा, सांप को ये लगा कि उसी डंडे से लेखक उसे मार देगा, तो उसने जोर की फुफकार की। फुफकार करना ही था, डंडे पर उसने ऐसा वार किया कि लेखक को लगा कि जैसे कहीं बादल फट गया हो, बिजली चमक पड़ी हो, एकदम किसी भी तरह से वो अपने आप को बचाने में असमर्थ लगने लगे। हृदय उनका बिल्कुल कांपने लगा और हाथ इस तरह कांपा कि हाथ का जो डंडा था वो उस भयानक फुफकार से छूट गया, डर के मारे छूट गया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया और अचानक
उस वार के लिए लेखक पहले से तैयार नहीं थे। उन्हें इतना अनुमान नहीं था कि सांप इस तरह से वार कर सकता है। तो अचानक वो ऊपर की ओर खूब जोरों से उछल पड़े और जानबूझकर नहीं बल्कि घबराहट बस डर कर पूरी तरह बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीऊ सा कुछ लगा है। जब वो उछलकर अपनी जगह पर खड़े हुए तो अचानक क्या देखते हैं कि डंडे के सिरे पर सफ़ेद सफ़ेद पीऊ की तरह कुछ लगा हुआ है। अर्थात सांप ने इतनी जोर से डंडे पर वार किया था कि सारा विष जो है वो डंडे पर उसने उलट दिया और उसने अपनी शक्ति का प्रमाण भी दे दिया कि यदि तुमने मुझे छेड़ा तो मैं यही काम तुम्हारे साथ करूंगा। और 3-4 स्थानों पर वो पीऊ लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सांप ने अपने शक्ति का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट सामने रख दिया हो। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। लेखक ने कहा कि मुझे उन्हें तो पहले से पता था कि इतनी कम जगह में एक डंडे से कोई और स्थान नहीं, कोई और साधन नहीं, तो सांप को मारना बहुत हिम्मत की बात है। बुद्धि कार्य नहीं करेगी। तो वो तो पहले ही उसकी हिम्मत के कायल हो चुके थे। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। कहने का मतलब जो सांप ने वार किया वो उस चीज़ को पहले से समझ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो ज़रूरत नहीं थी। मैं तो पहले ही जानता था कि सांप को अगर जरा भी छेड़छाड़ की तो वो इसी तरह से वार करेगा। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। इसलिए अंततः हार कर उन्होंने दूसरे ही रास्ते को चुना कि किसी तरह डंडे के बल से चिट्ठियों को खींचा जाए और उठा करके बिना छेड़छाड़ किए ही ऊपर चले जाएं। मगर सांप भी सतर्क था। सांप ने लगातार फूंक फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। यह शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। चूँकि उन्होंने बहुत बार कहा था कि इस डंडे से उन्होंने बहुत बार सांपों को मारा है, तो उनके अंदर उसी से हिम्मत थी। लेकिन आज जब सांप ने 3-4 चोटें डंडे पर की और अपना प्रमाण भी दे दिया विष निकाल करके, 3-4 जगहों पर विष था, तो उनकी धड़कन ऐसी बढ़ गई कि लगा उनका डंडा आज अपमानित हो गया, उसका उपहास हो रहा है। अर्थात उनके अंदर की जो हिम्मत थी वो वास्तव में पूरी तरीके से टूट गई थी और वो बस ये जानते थे कि खुद को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। डंडे का तो उन्हें लग रहा था कि बहुत उपहास हो गया हो, मजाक बन गया हो कि एक छोटे से डंडे के सहारे लेखक उस सांप को परास्त करने की योजना बनाकर जो कुएं में उतरे थे, वो खुद भी लग रहा था कि वो बहुत अपमानित हुए हैं। परंतु उनके पास तो कोई और रास्ता भी ना था। चिट्ठियां लेना आवश्यक था। चिट्ठियों को बिना ले गए वो मार खाने का डर, भाई को सही बताने पर डर, तो सब तरह से परेशान होकर उन्होंने जो रास्ता उन्हें बिल्कुल विश्वसनीय और सही लगा उसे उन्होंने अपनाया था। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा और जब सांप ने वार किया तो लेखक चीख पड़े। उधर फूफू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया।
अब सांप का वार करना था कि लेखक चीख पड़ा, और चीखने के साथ ही साथ उसने इतनी जोर से उछला, धमाकेदार आवाज़ हुई कि जो आवाज़ कुएं के ऊपर तक गई, जहाँ छोटा भाई धोती डेंग से बंधी धोती को कस के पकड़ रखा था, उसके भी शरीर में पूरी कंपन हो गई और उसे ये लगा कि सांप जो है उसने भाई पर वार कर दिया है, और संभवतः भाई खुद को बचा नहीं पाया। एक अजीब सा डर उसके मन में भी समा गया, तो उसने जो था हर तरह से वो कांपने लगा, और उसका कोमल हृदय इस तरह धड़का, वो जोर जोर से रोने लगा। भ्रार्त स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। कहने का मतलब कि भाई के प्रेम में पड़कर उसकी जोर की चीख निकल गई। वो डर गया कि अब मैं क्या करूं, अब उस भाई को मैं कुएं में छोड़कर कैसे जाऊं, घर जाऊं तो क्या बताऊं, क्यों भाई कुएं में उतरा। और अब तो उसकी स्थिति और भी नाजुक हो गई, क्योंकि बड़ा भाई कुएं के अंदर है और छोटा उस धोती को पकड़े हुए कुएं के बाहर बैठा हुआ है। अब उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। तो उसकी चीख निकल गई, और छोटे भाई की आशंका बेजा न थी। अब छोटा भाई जो था वो बिल्कुल भी बेवजह नहीं था, वो असलियत थी कि वो डर गया था। और दोबारा से लेखक ने फिर से उस लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, और अब की बार सांप ने वार किया और डंडे से चिपट भी गया। अब कि उसने वार किया तो पूरा डंडे में लिपट गया था पूरी तरीके से। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, क्योंकि इस बार वो थोड़े सतर्क थे, तो डंडा छूटा तो नहीं, परंतु डर, आतंक और घबराहट बस उन्होंने जोर से डंडे को अपनी ओर खींच लिया। यानी कि बचाव का रास्ता जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने जोर से डंडे को अपनी ओर खींच लिया, और सांप था कि उसने कुंडली मारकर गोल गोल घूमकर कुंडली मार करके फन उठा करके वो बैठ गया। अब सांप का पिछला भाग मेरे हाथ से छू गया, यानी कि पूंछ का हिस्सा जो था वो लेखक के हाथ से जाकर छू गया। इतना ठंडा था सांप कि डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। उसकी ठंडक के कारण अचानक उन्हें लगा कि उनके पूरे शरीर में बिजली की तरह, करंट की तरह बिजली दौड़ गई है, और डंडा उन्होंने जोर से एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ उनसे पहले हुआ होता तो संभवतः वो डर के मारे ठीक उसी सांप के ऊपर गिरते, और ये निश्चित था कि सांप उन्हें काट लेता। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। अगर जीवन है तो बचने के हजारों ढंग मिल जाते हैं, और अगर मृत्यु हो तो लाख बचाने पर भी कोई बचा नहीं सकता। तो ये सारी चीज, जीवन और मृत्यु तो बिल्कुल सुनिश्चित है, परंतु मनुष्य तो डरता ही है। तो लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दैविक कृपा ही थी, ईश्वरी कृपा कहना चाहिए खुद के ऊपर,
कि इतनी छोटी सी जगह में बैठकर सांप के नीचे से चिट्ठी निकालने की हिम्मत करना कोई आसान बात नहीं थी। मेरी ओर खिंच जाने से, डंडे के मेरी ओर खिंच जाने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। अब जब डंडा गिरा तो उन्होंने डंडे को खींचा अपनी ओर, तो डंडे के खींचते ही दोनों प्रतिद्वंदी सांप और लेखक एक दूसरे के विपरीत स्थिति में आकर खड़े हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि आसन बदल दिए। जिस ओर सांप था उस ओर लेखक पहुंच गया और सांप उसके ठीक विपरीत जिस ओर लेखक खड़ा था उस ओर आ गया। तो स्थिति बदलते ही चिट्ठियां जो थी वो सांप के नीचे से हट गई, यानी खाली जगह में पड़ गई। आसन बदले। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए। इतना मौका मिलना ही था कि अचानक लेखक को पहले ये बात सूझी कि सबसे पहले चिट्ठियां उठा ली जाए, और उसने झपट करके लिफाफे और पोस्टकार्ड जो चिट्ठियां थीं तीनों वो उठाई। और उठाते तो लेखक को ऐसा लगा जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। और मैंने तुरंत लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटी भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब उन्होंने जैसे ही चिट्ठियां उनके हाथ लगी, उन्होंने चिट्ठियों को उसी एक हाथ से लटके लटके धोती में बांधा। कितनी हिम्मत की बात है 11 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा काम करना, कि एक सूखे कुएं में सांप के गिरे होकर चिट्ठियों को निकाल करके और इतने गहरे कुएं से ऊपर आना, चिट्ठी मिलते ही एक हाथ से लटक कर चिट्ठियां बांध देना, अपने में बहुत बड़े आश्चर्य वाली बात थी। लेकिन उन्होंने किया था। उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी को धोती में बांधा, और जैसे ही धोती को में बांधा, भाई ने उस चिट्ठियों को ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। अब डंडा जो था बिल्कुल सांप के करीब में था। अब उनकी हिम्मत छूट रही थी कि वो डंडे को कैसे उठाएं। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया था, यानी डंडे के बिल्कुल नजदीक सट करके वो बिल्कुल बैठ गया था। खुलकर उसने धरना देकर बैठ गया था। अब लेखक को लगा जीत तो उनकी हो गई है, जीत तो हो गए थे। जिस उद्देश्य को लेकर वो कुएं में घुसे थे वो तो उनका पूरा हो गया था, जीत उनकी हो चुकी थी। पर अपना निशान गंवा चुके थे। चिट्ठियां उन्होंने प्राप्त कर ली थी, मगर डंडा हाथ से छूट गया था। तो उन्हें ये तो लग रहा था कि जीत तो वो हासिल कर लिए, मगर डंडा जो उनका अस्त्र था वो छूट गया। तो उन्होंने कहा निशान गंवा चुके थे, यानी डंडा उठाने की हिम्मत अब उनके अंदर नहीं हो रही थी कि वो क्या करें, कैसे करें। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और फिर क्या किया, आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी। कितना दिमाग लगाया लेखक ने कि अगर डंडा भी उठाना है तो जिस ओर सांप का मुंह है उसके सामने की ओर दाईं तरफ, यानी बाईं तरफ से डंडा उठाना है। तो उन्होंने कच्चे कुएं की जो दीवार से जो मिट्टी एक मुट्ठी निकली, उस मिट्टी को उठाया और सांप की दाहिनी तरफ फेंक दिया। अब दाहिनी तरफ फेंकना था कि सांप तो आहट पाकर उसी ओर झपटेगा। तो मुट्ठी मिट्टी में लेकर उसने दाईं ओर फेंकी और उस पर तब तक सांप उसी ओर झपटा मारा, और मैंने दूसरे हाथ से
उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। दोनों हाथ का प्रयोग लेखक ने किया। कैसे किया कि एक हाथ ने मुट्ठी में मिट्टी ली और ज्यों ही उसको दाईं ओर फेंका, इतनी फुर्तीलेपन से सांप दाईं ओर मुड़ा और वो बाईं ओर से झपट के डंडे को उठा लेते हैं। तो दोनों हाथ के प्रयोग से उन्होंने उस डंडे को भी अपने निकाल लिया, सांप की पहुंच से दूर खींच लिया, क्योंकि वो जानते थे कि सांप डंडे की ओर हाथ बढ़ाएंगे तो वो हाथ पे वार कर देगा। तो उनको लगा कि कुछ भी करें, पहले सबसे उपाय ऐसा करते हैं कि दाहिनी तरफ मिट्टी फेंकेंगे, सांप जब दाहिनी तरफ भागेगा तो बाईं तरफ जगह मिलेगी और वो उसी बीच आराम से डंडे को उठा लेंगे। और वही उन्होंने किया। तो उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी और वो उस पर झपटा और मैंने उसके दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। वार तो किया उसने सांप ने तब भी। कहने का तात्पर्य कि आखिरी मौके तक में भी सांप ने मौका नहीं छोड़ा, चूक नहीं की। वार तो उसने किया, लेकिन डंडा बीच में आ गया और उस डंडे के ऊपर उसका फन पड़ा, जिससे उसका वार जो था वो डंडे पर प्रहार पड़ा और पैर बच गया। तो लेखक को लगा कि डंडे ने मौके पर सांप से उसे इसलिए ऐसे बचा लिया, नहीं तो सांप के फन और उसके दांत सीधे उनके पाँव में चुभते और विष घुस जाता, फिर उनका ऊपर चढ़ना भी मुश्किल हो जाता। तो डंडे के को बीच में करके उन्होंने खुद को सुरक्षित बचाया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। अब लेखक को क्या करना था, सिर्फ डंडा भी हाथ में आ गया था। चिट्ठियां उसने पहले ही धोती में बांधकर छोटे भाई की तरफ बढ़ा दी थी। अब उसको ऊपर चढ़ना था। तो चूंकि वो जीत हासिल कर चुके थे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और खुशी का ठिकाना न होने पर उन्हें लगा कि ये काम अब उनके लिए कठिन नहीं है, वो बड़ी आसानी से चढ़ जाएंगे। तो कुएं की गहराई जो थी वो 36 फुट थी। 36 फुट कुछ कम नहीं होती। चढ़ना आसान नहीं था। बहुत देर से वो रस्सी पकड़े हुए कुएं के बीच लटके पड़े थे। बाहें भर गई थी। प्रहार और खुद को बचाने में हाथ पांव फूल गए थे, और जीत तो हासिल करने की खुशी में वापस चढ़ना आसान तो दिख रहा था, मगर वो कार्य इतना भी आसान नहीं था। परंतु लेखक चूंकि अपने आप को सुरक्षित रखकर, अपने डंडे को सुरक्षित रखकर चिट्ठियां प्राप्त करके विजय हासिल कर चुके थे, तो उन्हें लगा कि अब इतनी बड़ी जीत जब वो पा गए हैं तो ऊपर चढ़ना कौन सा कठिन काम है। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझे अब नहीं हो सकता था। अब उनके अंदर हिम्मत तो एक बार छूटी कि नहीं हो सकता है, शायद ना चढ़ पाऊँ। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। 15-20 फुट तो वो आसानी से चढ़ गए। फिर 11 वर्ष की अवस्था, 36 फुट कुएं की गहराई, बाहें भर गई, छाती फूल गई, ऊपर चढ़, लेकिन फिर भी वो एक एक इंच सरकते हुए छाती जो थी वो धौंकनी की तरह चल रही थी और वो ऊपर की ओर चढ़ते गए। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका तो अनुमान करके भी डर लगता है। ऊपर आकर बेहाल थोड़ी देर तक वो बिल्कुल वैसे ही पड़े रहे और अपने हाथ पैर सब झाड़ झोड़ कर धोती कुर्ता फिर पहना। किशनपुर के लड़के ने उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था, तो उन्होंने उसे बुलाकर ताकीद की, समझाया कि देखो भाई, घर जाके ये घटना मत बताना, नहीं तो
एक ऐसे काम के लिए मैं उतरा हूँ, उसके बाद भी मेरी धुनाई हो सकती है, तो मिन्नतें करता है कि तुम इस बात को घर जाके मत बताना। अब बात बहुत पुरानी हो गई थी। सन 1915 में जब वो मैट्रिकुलेशन पास कर गए, तब उन्होंने इस घटना को एक दिन माँ को बताया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि जैसे चिड़िया अपने बच्चे को पंख के अंदर छुपा लेती है घटना या परेशानी में, उन्हें भी लगा कि वो लेखक को अपने गोद में कहीं छुपा लें, और बहुत बड़ी मुसीबत से उनका बच्चा बच के आया है। तो ऐसा ही माँ का प्रेम होता है। तो लेखक को वो दिन याद आते हैं। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था। डंडे के शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। तो उन्होंने क्या देखा कि उस जमाने में डंडा था, राइफल नहीं थी, लेकिन डंडे से जो शिकार करते थे वो राइफल के शिकार से उन्हें कम नहीं लगता था। उन्हें यही लगता था कि वो बहुत बड़ी जीत हासिल करके लौटे हैं, और वास्तव में उस कुएं से चिट्ठी निकालना उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। तो उन्होंने अपनी इस कहानी को अपने बचपन की इस याद को स्मृति के नाम से इसीलिए लिखा, और एक संस्मरण है, एक तरीके से कहना चाहिए कि उसे वो उन्होंने याद करके स्पष्ट रूप में कहानी का रूप दिया है। तो उनकी ये स्मृति कहानी वास्तव में दिल को छू लेने वाली है। अच्छी कहानी है, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। तो कहानी पूरी हो गई, और इसके बाद अब प्रश्नोत्तरों की बारी है, जिसे लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।